ओके, चैप्टर 8 में एक टॉपिक है हमारे पास बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग कुछ डिफरेंट टाइप्स भी हैं इसकी। इंटरनल बेंच मार्किंग, कंपैटिटिव बेंच मार्किंग, प्रोसेस बेंच मार्किंग, कस्टमर बेंच मार्किंग, या एक जेनेरिक बेंच मार्किंग भी टाइप होती है जो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे, चलो नॉलेज ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बेंच मार्किंग क्या है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है जिसमें हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अपनी बाय कंपैरिजन विद अदर्स के साथ। बेंच मार्किंग क्या है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कैसे? बाय कंपैरिजन विद अदर्स, मीन दूसरों के साथ कंपेयर करते हुए जब परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है? बेंच मार्किंग। ठीक हो गया? प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंटरनल होगी, ऑब्वियसली इंटरनल, फ्यूचर की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है कि अपनी एक ब्रांच की परफॉर्मेंस को अगर हम दूसरी ब्रांच की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? इंटरनल बेंचमार्किंग। एक डिवीजन की परफॉर्मेंस दूसरी डिवीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अपनी दूसरी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। मीन विद इन द बिजनेस, एक ब्रांच की दूसरी ब्रांच के साथ, एक डिवीजन की दूसरी डिवीजन के साथ, एक बिजनेस यूनिट की दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ, या एक प्रोडक्ट की दूसरी प्रोडक्ट के साथ, अपनी ही प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। कंपैरेटिव क्या है? अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद कंपैटर परफॉर्मेंस। कौन सा कंपैटर? जो हमारे जैसा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग। मीन उसकी सेल ग्रोथ कितनी है, हमारी कितनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हमारा कितना है, उसका जीपी मार्जिन कितना है, हमारा कितना है, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस उसके कितने हैं, अगर बिजनेस हाई स्ट्रेंथ सेम है, और हमारी कितनी है। क्या कह रहा है? ठीक है, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग, जिसकी बेस पर हम देखेंगे कि हम उससे अच्छे हैं या फिर उससे बुरे हैं। क्यों? कंपेयर करने से हम मार्केट में कंपैरेटर को कम्पीट कर सकेंगे। अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ें तो फिर क्या करने चाहिए, हमें भी वो कॉपी करनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए, फिर जाके कम्पीट कर सकेंगे, वरना नहीं। प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या है? अपने बिजनेस की किसी एक एक्टिविटी या प्रोसेस को कंपेयर करना किसी अदर बिजनेस की एक्टिविटी या प्रोसेस के साथ। अब वो जो अदर बिजनेस है वो ज़रूरी नहीं आपकी इंडस्ट्री में ही हो, किसी और इंडस्ट्री का भी हो सकता है। आप हो सपोज कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी चलाते हो, ठीक हो गया? कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी चलाने के लिए आपको क्या करना है? मार्केटिंग भी करनी है, लेकिन आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि दुनिया के अंदर या आपके मुल्क के अंदर एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है जिन्होंने मार्केटिंग के थ्रू अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया, सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू। तो आपने देखा कि उनके मार्केटिंग में ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको भी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मीन आपके मार्केटिंग में नहीं है तो अपनी मार्केटिंग को अपनी इंडस्ट्री के अंदर दूसरे बिजनेस के साथ नहीं, अदर इंडस्ट्री के बिजनेस के एक डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, देखने के लिए कि उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, हमें क्या नहीं हैं। तो ये क्या है? प्रोसेस बेंचमार्किंग। मीन ज़रूरी नहीं अपनी इंडस्ट्री में हो, आउटसाइड इंडस्ट्री किसी और बिजनेस की नेचर के प्रोसेस के साथ भी हो सकता है। ये क्या है? प्रोसेस बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग क्या है? अपने बिजनेस की, अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन या कस्टमर विशेस, डिमांड, या कस्टमर सर्वे आपने लिया, उसके थ्रू आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पता चली, तो उसके साथ आप अपने बिजनेस के फीचर्स को कंपेयर कर रहे हो कि कस्टमर जो चाहता है वो हमारे पास है या नहीं है। जो अगर है तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है। जो आपका मेन ब्रेड एंड बटर कौन है? कस्टमर। तो उसी की विशेस को पूरा करना आपका मेन मकसद होना चाहिए, अपनी विशेस को नहीं। आपकी विशेस ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी अगर कस्टमर की विशेस पूरी हो रही हैं। तो क्या करें? तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के साथ, कस्टमर डिमांड के साथ अपने बिजनेस, अपनी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना, बिजनेस फीचर को कंपेयर करना, ये क्या है? कस्टमर बेंचमार्किंग। इंटरनल, एक ब्रांच, एक बिजनेस यूनिट या अपनी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ, एक डिवीजन दूसरी डिवीजन के साथ, कंपैक्टर के साथ,
सिमिलर प्रोसेस इन अदर इंडस्ट्री बिजनेस के साथ, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर डिमांड, एक्सपेक्टेशंस के साथ। जेनेरिक बेंचमार्किंग क्या है कि समटाइम आपका बिजनेस जो है वो इतना यूनिक किस्म का होता है कि दुनिया के अंदर वैसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता, तो फिर कंपैरिजन के लिए आपको कोई और चीज़ मिल नहीं रही होती, तो आप फिर क्या करते हो, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स वाला अगर कोई अदर बिजनेस है, फुल नहीं क्योंकि फुल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं क्योंकि आप यूनिक हो, तो थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स वाला अगर कोई अदर बिजनेस है तो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। जेनेरिक बेंचमार्किंग क्या कह रहा, लाइक इसकी एग्जांपल अगर हम दें तो सपोज एक कंट्री था जिसने जो है वो कोई बहुत बड़ी टनल बनानी थी। अब टनल बनाने के लिए क्या क्या इसमें इश्यूज आते हैं, आपको कोई और अगर टनल बनी है तो उसके साथ कंपेयर करके देखा जा सकता है, क्या कह रहा है कि कितने टाइम में बनी थी, कितनी कॉस्ट आई थी, क्या क्या इश्यूज आए थे, ताकि आप अपनी इस टनल बनाने के प्रोसेस को प्लान कर सको। लेकिन अगर ये टनल इस तरह की दुनिया में कभी किसी ने बनाई नहीं, तो फिर बेंचमार्किंग आप कैसे करोगे। तो क्या किया उन्होंने, देखा जी वर्ल्ड वार 2 में कुछ फ़ौजियों ने ज़मीन के अंदर से रास्ता निकाल के जो है वो हमला किया था, तो वो जो ज़मीन के अंदर से रास्ता निकाल के हमला किया था, वो रास्ता निकालना क्या था, एक तरह की टनल थी। अब आप बेशक उतना लिमिटेड सा काम नहीं, आप तो कोई बहुत बड़ी टनल बनाने जा रहे हो, क्या ख्याल है, तो उसके साथ आप फिर कंपेयर करोगे कि वो उन्होंने कैसे बनाया था। मीन जहाँ पे 100% सिमिलर बिजनेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी बहुत मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बिजनेस के साथ जब कंपेयर करोगे तो ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। जेनेरिक मीन जनरल, जनरल का मतलब क्या है, 100% सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बिजनेस यूनिट के साथ कंपेयर करना, ये क्या है, जेनेरिक बेंचमार्किंग। हमारी बुक में ये 4 हैं और डिटेल है ज़्यादा किसकी, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग की, इसलिए टॉपिक को नाम भी क्या दिया गया है, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग। मीन कंपैरेटर के साथ क्या करना, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना, सेल ग्रोथ जो है वो कंपेयर कर लेना, या डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो कंपेयर कर लेना। फाइनेंशियल रेशियोज क्या कंपेयर किए जा सकते हैं, जीपी मार्जिन अपने कंपैरेटर के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अपने बिजनेस के कंपैरेटर के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, करंट रेशो अपनी कंपैरेटर के साथ कंपेयर की जा सकती है, गियरिंग रेशो अपनी कंपैरेटर के साथ कंपेयर की जा सकती है। तो ये क्या है, डिफरेंट रेशियोज़ को कंपेयर करना, किसके साथ, कंपैरेटर के साथ। देखना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपैरेटर का कितना है, कंपैरेटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, क्या ख्याल है। जीपी मार्जिन अपना देखना, कंपैरेटर का देखना, क्यों ज़्यादा, दिस मीन वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर रहा है, आप उतनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं कर रहे। करंट रेशो उसकी 2 पॉइंट समथिंग है, आपकी 1 पॉइंट समथिंग है, दिस मीन वो कैश फ्लो को ज़्यादा अच्छा वे में मैनेज कर रहा है, आप अच्छे वे में मैनेज नहीं कर रहे। तो देखा जा सकता है उसमें डेटर डेज आपके हो सकता है ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटर, क्रेडिटर डेज का इशू हो, इन्वेंट्री डेज का इशू हो, और वो कंप्यूट किए जा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा से। गियरिंग रेशो, डेट ओवर इक्विटी, मीन आप ज़्यादा रिस्की हो या कंपैरेटर ज़्यादा रिस्की है, क्यों, जो जितना ज़्यादा रिस्की है वो डिसीजन मेकिंग करते वक्त उतना ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, खुल के अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता, खुल से इनोवेशन नहीं ला सकता, क्यों, डरा हुआ ज़्यादा है। हाँ, गियरिंग कम, रिस्क कम, तो इससे क्या होता है, आपका डर कम होता है, आप खुल के, खुले माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ प्लानिंग करते हो, नई नई इनोवेशन को कैप्चर करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हो और बढ़ते हो आगे, और स्टेप लेने से ही आगे बढ़ा जाता है। अगर आप डरे हुए हो, स्टेप लोगे ही नहीं, तो आगे नहीं बढ़ोगे, क्या कहना है। इसके अलावा क्या करना, कस्टमर इंफॉर्मेशन, मीन कंपैरेटर का जो कस्टमर है उससे इंफॉर्मेशन लेना कि भाई ऐसा क्या है जो आपको वहाँ से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा। उस इंफॉर्मेशन से कुछ चीज़ें में पता चलेंगी जो कंपैरेटर के डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, आपके पास नहीं है, तो ये भी क्या है, एक कंपैरेटिव बेंचमार्किंग का टूल है। इनकम कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना, कौन सा कस्टमर, कंपैरेटर का कस्टमर, जिससे पूछना कि ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, वहाँ पे है, ताकि आप वो चीज़ें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना के कस्टमर को खींच सको। तो ये भी क्या है, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग का टूल। ये एक टॉपिक है बुक के अंदर, कोई 1-1.5 पेज है, कहाँ पे है आपको पता है कहाँ पे है,
83 पे पढ़ के देखिए, कुछ चीज़ समझ आती है। वैसे यही बातें हैं जो हमने की हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग को ऑपरेशनल बेंचमार्किंग का नाम भी दिया जाता है। अपने बिजनेस के एक ऑपरेशन को किसी दूसरे बिजनेस के सिमिलर ऑपरेशन, ज़रूरी नहीं अपनी इंडस्ट्री, आउटसाइड इंडस्ट्री भी कंपेयर किया जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये टेस्ट हो सकता है, एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है, या कि छोटा बहुत सिनेरियो दे के शायद बता दे कि बिज़नेस ये काम कर रहा है, तो आप बताएं ये बेंचमार्किंग की कौन सी टेक्निक अप्लाई हो रही है, आइडेंटिफाई करें। क्या ख्याल है? या बिज़नेस में परफॉर्मेंस मेजर करनी है और उसके लिए कुछ बिज़नेस के मैनेजर्स की टीम बैठी है, एक मैनेजर ये बात कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, तो आप बताएं तीनों मैनेजर्स कौन कौन सी बेंचमार्किंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। क्या ख्याल है? और साथ अगर कोई और भी टेक्निक है तो वो भी एक्सप्लेन कर दें। इस तरह से कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है। कुछ चीज़ समझ आ जाए तो पूछ लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। कंपनी जो भी पैसा लाएगी, क्या कहलाए वो? कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट को हम ये भी कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल होती हैं। क्या ख्याल है? कंपनी जो भी पैसा लाती है कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? अपने एसेट पे, चाहे इक्विटी के थ्रू आ रहा है चाहे लॉन्ग टर्म डेट के थ्रू आ रहा है। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी बेस पर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो क्या है? PBIT। ज़्यादा होना अच्छी बात है रॉस का, या कम होना अच्छी बात है? ज़्यादा होना अच्छी बात है। और अगर हम कंपैरेटर के साथ कंपेयर करेंगे, उसकी रॉस ज़्यादा अच्छी है हमसे, दिस मीन वो अपने एसेट्स को ज़्यादा बेटर वे में यूटिलाइज़ कर रहा है, मीन उनसे रिटर्न ज़्यादा कमा रहा है। हमारी कम है एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटर, दिस मीन हम अपने एसेट को बेटर वे में यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। क्यों? हमारा उसके अगेंस्ट रिटर्न क्या है? कम है। मीन ज़्यादा कब होगी? जब नोमिनेटर ज़्यादा होगा और ये कम होगा। मीन कम एसेट्स के थ्रू ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना अच्छी परफॉर्मेंस है।
नहीं, कम रिटर्न अगर जनरेट हो रहा है तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मीन एसेट यूटिलाइजेशन को मेनली ये रेशो बताएगी। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग की लास्ट लाइन में है, सिस्टम विद द सिमिलर सिस्टम ऑफ अ कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री दैट हैज़ अ रेपुटेशन एक्सीलेंस, फॉर एग्जांपल अ कंपनी इन क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग अरेंजमेंट माइट बी निगोशिएटेड विद एन अदर बिजनेस एंटिटी। मतलब दूसरा बिजनेस अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा अगर आप उससे निगोशिएशन के थ्रू मांगना चाहो तो, या उनके थ्रू आपको कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, लाइक मार्केटिंग उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उनसे कोई सपोर्ट भी ले सकते हो निगोशिएशन के थ्रू, ताकि आपका अपना मार्केटिंग भी अच्छा हो सके। लाइक उनको आपको कि यार अपने स्टाफ को, अपने मार्केटिंग मैनेजर को कोई 2 दिन के लिए हमारे बिज़नेस में भेज दो ताकि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखे कि इश्यूज़ हाईलाइट कर दे। ठीक है, निगोशिएशन के थ्रू में हम हेल्प ले सकते हैं अदर बिजनेस के ऑपरेशन से। आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। फिर मेनली हम बेंचमार्किंग कर क्यों रहे हैं? अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, देखनी क्यों है, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवमेंट करने का जो स्टेप है वो निगोशिएशन के थ्रू भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है आपने। क्यों? एसेट के थ्रू जो मेनली जनरेट हो रहा है वो तो यही जनरेट हो रहा है ना, इंटरेस्ट का एक्सपेंस निकाल के, टैक्स निकाल के। क्या कह रहा? नीचे हम डेट को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने डेट की कॉस्ट को इसमें कंसीडर नहीं करना। मीन वो डेट से हमने मेनली क्या किया, एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर डेट की कॉस्ट भी इसमें आ जाएगी तो फिर तो वो एसेट से मेनली हमें क्या जनरेट हुआ वो नहीं पता चलेगा जी। चैप्टर 8 के अगर हम स्टार्ट में आ जाए, इस चैप्टर के एक राउंड अप लें, चैप्टर 8 का अगर हम एक राउंड अप लें और देखें क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और क्या क्या रहती हैं, ताकि 100% कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर। तो पहला टॉपिक हमारे पास है जी ऑन पेज 68, इंटरनल एनालिसिस वैल्यू चेन हमने कवर कर लिया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कवर कर ली। सेकंड पेज पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कवर कर ली, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कैसे वैल्यू ऐड करती हैं कर लिया। उसके बाद हमने वेज फॉर एडिंग वैल्यू कवर कर लिया। उसके बाद हम गए जी पेज 71 पे, तो रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल। 2 कैटेगरीज थ्रेशोल्ड और यूनिक होती हैं, ये भी हमने कवर कर लिया। कंपीटेंस, थ्रेशोल्ड, कोर कंपीटेंस मीन यूनिक कंपीटेंस कवर कर लिया। और सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपकी जो रिसोर्सेज हैं, कंपीटेंसीज हैं, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, मीन लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मीन स्टाफ को लॉन्ग टर्म रिटेन करना है और कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कॉपी कर ली वो टेक्निक्स, वो रिसोर्सेज, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म कंपैटिटिव एडवांटेज मेंटेन नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमें एक टॉपिक मिलेगा कैपेबिलिटीज़ एंड कंपैटिटिव एडवांटेज। कैपेबिलिटीज़ क्या होती है? एबिलिटी टू यूज़ रिसोर्सेज इन बेटर वे, एबिलिटी टू यूज़ रिसोर्सेज इन बेटर वे। बेसिकली कंपिटेंसीज और रिसोर्सेज जो यूनिक रिसोर्सेज हैं और कोर कंपिटेंसीज हैं, इनको मिला दें तो हमारे पास क्या बनती है, कुछ कैपेबिलिटीज़ बनती हैं। कि अगर हमारे पास यूनिक रिसोर्सेज नहीं है या यूनिक कैपेबिलिटी मीन कोर कंपिटेंसीज नहीं हैं, तो फिर हमारे पास कैपेबिलिटी मीन एबिलिटी टू यूज़ रिसोर्सेज नहीं बनेगी। तो कैपेबिलिटी मेनली है क्या, मिक्सचर ऑफ यूनिक रिसोर्सेज, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज नहीं, यूनिक रिसोर्सेज जो कंपैक्टर से डिफरेंट हैं, और कोर कंपिटेंसीज। कोर कंपिटेंसी का मतलब क्या है, वो कंपिटेंसी जो कंपैक्टर से डिफरेंट है, मीन वो क्वालिफाइड, वो एक्सपीरियंस स्टाफ जो कंपैक्टर के पास नहीं है, वो क्या है, कोर कंपिटेंसीज। थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज क्या थी, जो बिजनेस सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, मीन कोई स्टाफ आपको चाहिए चाहिए। लेकिन कोर क्या है, यूनिक, जो कंपैक्टर के पास नहीं है। तो ये दोनों यूनिक फीचर को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, कोई कैपेबिलिटी है हमारे पास, मीन कोई एबिलिटी टू यूज़ रिसोर्सेज है हमारे पास। एक टर्म दी गई है डायनामिक कैपेबिलिटी। डायनामिक कैपेबिलिटी क्या है कि आजकल के दौर में जो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था, इंडस्ट्री मार्केट क्या हो गया है, डायनामिक कॉम्प्लेक्स चेंजिंग हो गया है, मीन आए दिन नई नई चेंजेस आती रहती हैं। तो उस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई
कैपेबिलिटी जो है अपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसे नाम दिया है डायनामिक कैपेबिलिटी का। सो डायनामिक कैपेबिलिटी क्या है? इंट्रोड्यूस करना या डेवलप करना न्यू कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इसे क्या नाम दिया जाएगा? डायनामिक कैपेबिलिटी। मीन चेंजिंग, डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। मीन कैपेबिलिटीज़ में अगर कोई नई चेंजेस आ रही है, कोई इनोवेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द इंडस्ट्री मार्केट, इसे क्या नाम दिया जाएगा? डायनामिक कैपेबिलिटीज़ का। क्या से रिन्यूइंग इट्स रिसोर्सेज बेस, मीन अपने रिसोर्स बेस को जो है वो आपने रिन्यू किया, मीन कुछ नए रिसोर्सेज जो हैं वो आपने एक्वायर किए। नए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, लाइक मशीनरी टेक्नोलॉजी, आपने नया प्लांट जो है वो ले लिया। फाइनेंशियल नए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल के नए रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपने कोई बॉन्ड इशू करके, डिबेंचर इशू करके पैसा जो है जनरेट किया बैंक से लोन लेने की बजाय। क्यों? बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट कहेगा वो आप पे चार्ज होगा। बॉन्ड या डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट आप डिसाइड करते हो और अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हो कि आपने कम रखना है या ज़्यादा रखना है। तो ये भी क्या एक तरह का डायनामिक फाइनेंशियल रिसोर्स आपने जो है वो एक्वायर किया। या क्या है? डेवलप करना न्यू इम्प्रूव्ड कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस कैसे डेवलप की जा सकती है? अपने स्टाफ को आपने अच्छे वे में ट्रेनिंग दी, किसी अदर बिजनेस में भेज के उनकी ट्रेनिंग वहाँ से करवाई, तो ये क्या है? कोर कॉम्पिटेंस आपने डेवलप की। मीन स्टाफ के अंदर आपके पास कोई यूनिक कैपेबिलिटी जो है वो आ गई। आगे उसने डायनामिक कैपेबिलिटीज़ की दो डेफिनेशंस और दे दी। क्या कहता है? डायनामिक कैपेबिलिटीज़ आर एबिलिटीज़ टू क्रिएट, extend and modify ways in which an entity operate and uses its resources and its ability to develop its resources base in response to change in business environment। मीन वही बात डिफरेंट वर्डिंग के साथ कर दी। मीन अपनी कैपेबिलिटी को चेंज करना, मॉडिफाई करना, डेवलप करना अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो कहता है डायनामिक कैपेबिलिटीज आर द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू अडॉप्ट एंड इनोवेट कंटिन्यूअली। मीन अपने बिजनेस को इनोवेशन की तरफ लेके जाना। मीन R&D डिपार्टमेंट के थ्रू नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनोवेशन लाना। फेस ऑफ बिजनेस एंड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, मीन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंगली कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाना। ये भी क्या है? डायनामिक कैपेबिलिटी। अब कहता है डायनामिक कैपेबिलिटी आपके बिजनेस को फ़ायदा देती है। क्यों? इसके थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करने में हेल्प मिलती है। जब भी आप कुछ नया बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटी लेके आओगे तो नई कैपेबिलिटी लाने का मकसद क्या होना चाहिए? कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हो। क्योंकि अगर उससे कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही तो ऐसे नई चीज़ को लाने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? आपका मार्जिन बढ़ना चाहिए। अब कॉस्ट एफिशिएंसीज लाने के दो वेज़ हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी लाने के दो वेज़ हैं। मीन कैसे बिजनेस में कॉस्ट एफिशिएंसी लाई जा सकती है? एक लाई जा सकती है थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। और एक लाई जा सकती है थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना। मीन स्मॉल स्केल की बजाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके कॉस्ट सेविंग करना। इस रूम के अंदर अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और इस रूम का रेंट है 100, तो पर यूनिट रेंट कितना चार्ज हुआ? 1। इसी 100 रेंट वाले रूम में अगर हम 200 यूनिट प्रोड्यूस करें तो पर यूनिट रेंट कितना चार्ज होगा? 0.5। तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट सेविंग आ रही है ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मीन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की बजाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो कम होगी। तो ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाएंगे तो इससे क्या होगा? आपको बल्क परचेजिंग पे डिस्काउंट पे मिलेंगे। ये भी क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक हो गया? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है? कि एक बिजनेस एक नहीं एक से ज़्यादा अगर चीज़ें बनाता है, मीन एक प्रोडक्ट के बजाय मोर देन वन प्रोडक्ट बनाता है, तो इससे भी आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। क्या ख्याल है? आपका जो वेस्ट होता है उससे अगर आप कोई बाय प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दो तो वेस्ट भी आपके काम आ गया। मीन उसके लिए रॉ मटेरियल आपको ख़रीदना नहीं पड़ा। तो ये भी क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी। दो चीज़ें बना रहे हो, एक चीज़ बन गई है लेकिन अब उसे दोबारा से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? रॉ मटेरियल मशीनों के अंदर पुट करना है और 3 दिन लेबर फारी बैठी रहेगी, आप पे करते रहोगे। तो 3 लेबर फारी बैठी, अगर आपको यहाँ से इनको उठा के दूसरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे यूज़ कर लो तो इससे क्या होगा? आइडल टाइम आपका बच जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये भी क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी। हाँ, अगर एक ही चीज़ बना रहे हो तो आइडल टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, दो चीज़ें बना रहे हो तो एक तरफ अगर आइडल टाइम है तो उस आइडल टाइम को आप लेबर को दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ कर लोगे, और वहाँ पे जब आइडल टाइम आएगा आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे।
तो ये क्या है, इकॉनमीज़ ऑफ स्कोप के थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करना। मीन एक की बजाय एक से ज़्यादा चीज़ें बनाने से भी आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। लाइक रॉ मटेरियल, आप जो है वेस्ट जो है एक का दूसरे में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, या आइडल टाइम एक प्रोडक्ट का आप दूसरी प्रोडक्ट में यूटिलाइज़ करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो। तो ये भी क्या है, एक वे है कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने का। तो एक बिज़नेस डायनामिक कैपेबिलिटीज़ के थ्रू क्या करता है, कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करता है। मीन नए वे ऑफ डूइंग बिजनेस, नए प्रोडक्शन मेथड्स, ये क्या है, डायनामिक कैपेबिलिटीज़। ऑब्वियसली नए वे पे जाना ही क्यों है, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए। अगर कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं तो जाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो कॉस्ट एफिशिएंसीज की दो तरह से अचीव की जाती है, थ्रू इकॉनमीज ऑफ स्केल या फिर थ्रू इकॉनमीज ऑफ स्कोप। इकॉनमीज स्कोप क्या है, मोर देन वन प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना। जिससे अगर हम आगे चलें तो हमें कुछ रिसोर्सेज की टाइप्स दी गई हैं ऑन पेज 75। वैसे हमने रिसोर्सेज की 7M के नाम से पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे उसने रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स और दे दी। ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको मैन पावर का हमने नाम दिया था 7M के अंदर। मैनेजमेंट ही था हमारे 7M के अंदर। रॉ मटेरियल को हमने मटेरियल का नाम दिया था 7M के अंदर। क्या कहला, नॉन करंट एसेट्स को हमने मैन्युफैक्चर का नाम दिया था। इनटेंजिबल रिसोर्सेज मार्केट का नाम हमने दिया था, मीन ब्रांड रिकग्निशन। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमने नाम दिया था क्या, मनी का, मनी। और इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन को हमने नाम दिया था मेकअप का, मीन बिजनेस का या प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो कितना यूनिक है आपका। क्या ख्याल है। तो ये वही रिसोर्सेज की बातें उसने दोबारा से कर दी हैं, साथ कुछ लाइनें हैं, जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है कि कैसे ये अच्छी होती हैं। जिससे आगे अगर हम चलें तो एनालाइजिंग स्ट्रेंथ वीकनेसेस आ गया, और ये जस्ट रीडिंग है। रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, इंटरनल एनालिसिस का मॉडल। रिसोर्स एनालिसिस मीन अपने रिसोर्सेज को देखना, 7M को देखना। और सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए आपके रिसोर्सेज में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वायरो, वैल्यूएबल, इम्परफेक्ट इमिटेशन, रेयर, और ऑर्गेनाइजेशन मीन नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मीन इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है कि उनका सब्स्टिट्यूट 100% जो है वो मार्केट में ना आने पाए। स्ट्रेंथ वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स अगर हमने आइडेंटिफाई करनी है तो दिमाग के अंदर हमारे क्या आने चाहिए, 11 पॉइंट, 6 पैसल फैक्टर और 5 पोर्टर 5 फोर्सेस। हाँ, अगर ये दिमाग के अंदर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना दुनिया का औखा तरीन काम है। स्ट्रेंथ वीकनेसेस के लिए बिजनेस के अंदर की अच्छी बातें स्ट्रेंथ में, अंदर की बुरी बातें वीकनेसेस में। हाँ, उसके लिए वैल्यू चेन भी दिमाग में लाया जा सकता है। रिसोर्सेज को भी 7M को देखा जा सकता है, कौन कौन से अच्छे हैं वो स्ट्रेंथ में चले गए और कौन कौन से वीक हैं वो वीकनेसेस में चले गए। फाइनेंशियल डाटा हमने कहाँ पे डिस्कस करना है, ऑलवेज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में कभी भी फाइनेंशियल डाटा को अपॉर्चुनिटी थ्रेट में नहीं लिखना। कंपनी की सेल ग्रोथ में है स्ट्रेंथ, सेल डिक्लाइन में है वीकनेस, जीपी मार्जिन कम हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, गियरिंग कंपनी की हाई हो गई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गई है, वीकनेस। गियरिंग हाई होना भी वीकनेस, क्यों, कंपनी मोर रिस्की होगी ना। करंट रेशो कंपनी की 1 से बिलो चली गई है, वीकनेस। कंपनी के पास ऑन्ड एसेट्स हैं, स्ट्रेंथ है। नहीं, कंपनी के पास एसेट जो है वो सारे के सारे लीज पे हैं, कभी भी सप्लायर जो है वो कॉल बैक कर सकता है, वीकनेस। मीन फाइनेंशियल डाटा ऑलवेज हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस में। जी, अब अगर हम चैप्टर 1 to 8 को सम अप करें तो चैप्टर 1 to 8 क्या है, मेनली मैनेजरियल एनालिसिस। मैनेजरियल एनालिसिस का मतलब क्या है, बिजनेस स्ट्रैटी, मीन बिजनेस की स्ट्रैटी प्रिपेयर करनी है, किस लिए, टू डील कंपटीशन। एक बिजनेस अपनी स्ट्रैटी प्रिपेयर करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस, which involves strategic analysis, strategic choice, strategic implementation। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ strategic analysis to analyze current position of the business। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस,
जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर नंबर 8 है। वैल्यू चेन भी है इसके अंदर, रिसोर्स मॉडल भी है इसके अंदर, रिसोर्सेज, कंपिटेंसीज, कैपेबिलिटीज़, ये चीज़ें भी हैं इसके अंदर। या इसी के अंदर बेंचमार्किंग भी है, इसी के अंदर बेंचमार्किंग भी है, इसी के अंदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी हैं। क्यों? ये भी अच्छी तरह से मैनेज करने से आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग या वीक बनाई जा सकती है। इसी के अंदर ही कस्टमर क्या चाहता है वो भी आपको देखना है फ्यूचर की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस भी है, आउटसाइड द बिजनेस फैक्टर्स को देखना है। और एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है, पेस्टल चैप्टर 1 to 6, जिसमें चैप्टर 6 कोई चैप्टर नहीं है, हाँ चैप्टर 1 to 5 पेस्टल की डिटेल है। उसके अंदर भी इकोलॉजिकल फैक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉलिटिकल है पूरा एक चैप्टर, इकोनॉमिक है, सोशल एंड लीगल का एक चैप्टर है, और टेक्नोलॉजिकल के ऊपर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 and 5। इनसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की टेस्टिंग कैसे हो सकती है वो हमने पास्ट टेस्ट में देख लिया। अदरवाइज हमें क्या करना है, हर हेड का नाम पता होना चाहिए इसका, और उसके बारे में कोई 2-2 लाइनें एक दफ़ा हाथ से लिखनी है ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आ जाए, ताकि अगर एग्जामिनर 4-5 नंबर के लिए भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि बनता नहीं है लेकिन अगर पूछता है तो हम कुछ लिख सकें, बिल्कुल ब्लैंक ना हो। इन हेड का नाम पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्या कहला कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। कहाँ पे पढ़ा चाहिए कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी चैप्टर 1 में, कि कैसे बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी मीन रिलेशन विद स्टेक होल्डर के थ्रू, क्या कह रहा है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करके कस्टमर आपकी सपोर्ट में निकल आएगा। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, जिस पे PTI चल रही है। स्टेक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करके मीन आपके ख़िलाफ़ जब भी कोई बात आए तो आपका कस्टमर आपकी फेवर में बात करेगा, क्यों, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं। क्या कह रहा है, तो ये कवर कर लिया हमने चैप्टर 1 to 6। इसके अलावा एक्सटर्नल एनालिसिस हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर क्या है, पोर्टर 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल मॉडल और BCG मैट्रिक्स। BCG इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। अपनी प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को देखना है, इंटरनल है। क्या कह रहा है, अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को देखना है, कौन डॉग प्रोडक्ट है, कौन सी स्टार है, कौन सी प्रॉब्लम चाइल्ड है, कौन सी कैश काउ है। क्या कर रहे हैं, इंटरनल परफॉर्म कर रहे हैं। अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को देखना है, कौन डॉग है, कौन क्या है, कौन क्या है, तो इंटरनल है। अब चूंकि हम साथ मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर एक्सटर्नल देख रहे हैं, तो इसलिए क्या है, एक्सटर्नल भी है, मीनिंग इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का मॉडल है। सिर्फ इंटरनल या सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है ये। इनफैक्ट इंटरनल एक्सटर्नल से इसको सेपरेट निकाल दिया जाए तो ये है क्या, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट, मीन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में, उनको कैसे मैनेज करना है। तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है BCG मैट्रिक्स। देखना है कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस यूनिट जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डॉग है, तो उसे देखना है, बंद करना है, ये कैसे चलाना है। कैश का है तो उसका क्या करना है, प्रॉब्लम चाइल्ड है तो उसका क्या करना है, स्टार है तो उसका क्या करना है। क्या कहना है। इसके अलावा चैप्टर 7 में क्या था, 3 मॉडल के अलावा लाइफ साइकिल मॉडल हो गया, पोर्टर 5 फोर्सेस हो गया, BCG मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे। क्या टॉपिक्स थे, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, और जेनेरिक स्ट्रैटजीज़, वो हमने एक मॉडल पढ़ा था, हमारे पास सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्यों पढ़ा था, वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब देखने के लिए। ठीक हो गया। हाँ, आगे चैप्टर 8 वो हमने कवर कर लिया। चैप्टर 9 के अंदर 3 टॉपिक हैं, AAA, टक्कर और कोर्स ऑफ एथिक्स। लास्ट टाइम उसने कोर्स ऑफ एथिक्स का सिनेरियो टेस्ट किया है, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर भी कोर्स ऑफ एथिक्स का ही सिनेरियो था, 7 नंबर का था, उसने 7 ही नंबर का टेस्ट किया। इस दफ़ा चांस हो सकता है AAA या टक्कर के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। हमारी ICAP बुक के अंदर
इनके कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे हमारे चैप्टर 9 के एंड पे दिए गए हैं। पिछले टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, होपफुली बाकी आगे भी टेस्ट होते रहेंगे। तो ये हो गया था चैप्टर 1 to 9 मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन। यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है 35 to 45 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। 35 to 45, मिनिमम 35, मैक्सिमम 45 भी, मीन 35 to 40 मार्क्स यहाँ से टेस्ट होंगे। पेस्टल एक मॉडल है, 5 फोर्सेस एक मॉडल है, वैल्यू चेन एक मॉडल है, स्वॉट एक मॉडल है, बीसीजी एक मॉडल है, लाइफ साइकिल एक मॉडल है। कितने मॉडल हो गए? 6। इनके जितने भी क्वेश्चन हों आपको प्रैक्टिस करने हैं एक एक मॉडल को पकड़ के। क्यों? इनमें से ये जो 6 मॉडल हैं, कोई 2 क्वेश्चन तो इन मॉडल के ऊपर मस्ट टेस्ट होंगे, 3-4 भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम उसने बीसीजी टेस्ट किया और साथ उसने पोर्टर 5 फोर्सेस टेस्ट किया। स्वॉट भी है, वैल्यू चेन भी है, पेस्टल भी है। क्या कह रहा है? तो इस दफ़ा इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केटिंग मिक्स की 4 स्ट्रैटजीज, ये भी एक तरह का एक मॉडल है। मार्केटिंग मिक्स की 4 स्ट्रैटजीज, ये भी क्या एक तरह का मॉडल है। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन को देखना। क्या कह रहा है? चैप्टर 9 में आ जाए तो वहाँ पे भी हमारे पास 3 मॉडल हैं। AAA, टक्कर, कोर्स ऑफ एथिक्स, ये भी 5 कोर्स ऑफ एथिक्स भी एक तरह का एक मॉडल ही है ना। क्या कह रहा है? ये जो 9-10 मॉडल बन जाते हैं इन चैप्टर्स के अंदर, पहले 9 चैप्टर्स के अंदर, इनके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लास्ट टाइम 3 आए हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इस दफ़ा 3 तो आएंगे आएंगे, 4-5 भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है? मीन एक मॉडल को पकड़ें, पेस्टल को सपोज पकड़ा, उसके हमारे पास बुक में 6-7 क्वेश्चन हैं, वो फड़का दो, पेस्टल कवर हो गया। पोर्टर 5 फोर्सेस को पकड़ा, हमारे पास बुक में 4 क्वेश्चन है, कर दो। स्वॉट को पकड़ा, बुक में 4-5 क्वेश्चन है, कर दो। वैल्यू चेन को पकड़ा, बुक में 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन है, कर दो। बीसीजी को पकड़ा, बुक में 5 क्वेश्चन है, कर दो। मीन यूँ टारगेट बना के इन एरियाज़ को कवर करना है। और ये एरियाज़ कवर हो गए हैं, तब से ऑनवर्ड क्या होना चाहिए? हमारी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। डेली का काम अगर डेली साथ साथ होता रहे ना, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। पीछे बच जाता है संडे, तो संडे को क्या करना चाहिए? जो पीछे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, इनका एवं किसी एक आध मॉडल का कोई एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिया। जिससे क्या हुआ? वो टॉपिक रिवाइज होता रहा, मीन फ्रेश रहा, भूलेगा नहीं। मीन संडे को चैप्टर 14 का मीन रिस्क का कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ के कर दिया। चैप्टर 17 का एनपीवी का कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ के देख लिया। इन मॉडल के ऊपर कोई 2 मॉडल इस संडे को देख लिए, 2 मॉडल नेक्स्ट संडे को देख लिए। मीन यूँ ये रिवीजन हमारी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। हाँ, बाकी मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, तो कोशिश करनी चाहिए क्लास का काम हमें डेली बेसिस पे साथ साथ करना चाहिए। और आपसे ऑनवर्ड तो करना चाहिए। क्या कहला है? आपसे ऑनवर्ड तो मस्ट करना चाहिए। क्यों? अगर अभी भी हम चीज़ें पेंडिंग छोड़ेंगे तो पिछली पेंडिंग वो फिर पता नहीं क़यामत वाले दिन ही कवर होंगी, पेपर रात तो नहीं होनी। क्या कहला है? ताकि अगस्त में हमारे पास जस्ट रिवीजन होनी चाहिए, कुछ नया करने वाला नहीं होना चाहिए। जस्ट रिवीजन होगी और रिवीजन करके पेपर देने जाओगे, पेपर फेल हो ही नहीं सकता। पेपर फेल कब होता है? जब आप अगस्त में कुछ नया पढ़ रहे होते हो। तो जो पीछे पढ़ा होता है वो भी ज़ाया हो जाता है कि उसकी रिवीजन करनी थी, वो रिवीजन का टाइम नहीं दिया उसे। और ये जो नया पढ़ा ये भी अच्छा रिटेन नहीं हुआ, क्यों? इसकी भी रिवीजन नहीं हुई, तो पेपर फेल हो जाता है। जो पेपर पास किए हैं, थोड़ा सा अगर अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ कैसे पास किए हैं, तो आपको नज़र आएगा कि अगस्त में आपने उनकी रिवीजन की होगी तो पास हुए होंगे। वो जिनका अगस्त में नया कुछ चल रहा था, रिवीजन नहीं हुई थी, वो पास नहीं हुए होंगे। ये एक रियलिटी है जो स्टूडेंट समझ नहीं रहा कि अगस्त में कुछ नया नहीं होना चाहिए पढ़ने के लिए, सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए। रिवीजन से चीज़ें और पक्की होंगी। और बगैर रिवीजन के आई कैप का कोई भी पेपर आप पास कर लो, नहीं पॉसिबल है। एक रिवीजन भी काफ़ी नहीं है, 2-3 रिवीजन आपको चाहिए होती हैं।
हाउस में कोशिश कर रहा मैं ड्यूरिंग सिलेबस आपकी रिवीजन साथ साथ करवा रहा हूँ। अब तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं सवाई चैप्टर 10 के सब की रिवीजन हो चुकी है। चैप्टर 10 का शायद पहला टेस्ट है, बाकी सब की रिवीजन हो चुकी है। हर चैप्टर के 2-2, 3-3 टेस्ट हो चुके हैं। सो चैप्टर 1 to 10 हमारा हो गया, चैप्टर 14 हो गया, चैप्टर 17 हो गया। और यहाँ से पिछले पेपर में एग्जामिनर ने कोई 62 मार्क्स का पेपर टेस्ट किया। बाकी क्या चीज़ें हैं होपफुली कल से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये जो बीच वाली ग्रिड है ना, चैप्टर 10 to चैप्टर 14 5 चैप्टर हैं और उसकी वेटेज 50 नंबर की है। 50 नहीं तो मिनिमम 40 नंबर तो यहाँ से टेस्ट होने ही होने हैं। मीन वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर कम है। दिस मीन यहाँ से कोई भी चैप्टर एग्जामिनर मिस कर जाए ये पॉसिबल नहीं है। मीन यहाँ से उसने टेस्टिंग करनी है। फॉरेस्ट का क्वेश्चन उसने पूछना ही पूछना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन उसने पूछना ही पूछना है, स्टैट का क्वेश्चन उसने पूछना ही पूछना है। क्योंकि बाकी जो बीच में 2 चैप्टर 11 और 13 है वो छोटे छोटे बच्चों वाले चैप्टर हैं, वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ही टेस्ट हो सकता। इसलिए स्टैट, चैप्टर 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर 14 फॉरेक्स, ये 3 न्यूमेरिक क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं। क्यों? वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे, चैप्टर्स के पास कम है। सो कल मिलते हैं चैप्टर 12 के साथ जी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 14 गुड मार्क्स। एक ही मॉडल उसने अप्लाई करवाया। कौन सा मॉडल? पोर्टर्स वैल्यू चेन, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और मज़े की बात क्या है कि पूरा का पूरा मॉडल नहीं, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसने टेस्ट किया। नॉर्मली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो CFAP लेवल पे टेस्ट होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन CFAP की बुक में है। क्या ख्याल है? लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया। ओबियसली जितना लंबा सिनेरियो होगा उतनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, पॉइंट्स पिक करना उतना ज़्यादा ईजी होगा, मार्क्स ईजीली अवेलेबल होंगे। जितना शॉर्ट सिनेरियो होगा पॉइंट्स पिक करना थोड़ा मुश्किल होगा, मार्क्स ईजीली अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए बड़ा सिनेरियो दे के परेशान नहीं होना, बड़ा सिनेरियो दे के खुश होना है। क्यों? इसके अंदर डाटा ज़्यादा अवेलेबल है, डाटा ज़्यादा अवेलेबल है, आपको पॉइंट्स ज़्यादा पिक करने को मिलेंगे, पॉइंट्स ज़्यादा पिक करने को मिलेंगे। हर पॉइंट को पिक करने पे एक एक नंबर आपको इजीली मिलेगा। सो क्या है 10 नंबर के लिए पार्ट ए, परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैल्यू चेन को एनालाइज करना है, मीन सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या थी प्राइमरी एक्टिविटीज़? 5 प्राइमरी एक्टिविटीज सर क्या थी पोर्टर्स वैल्यू चेन की? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, और क्या थी? आफ्टर सेल सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक सप्लायर से माल ले के बिजनेस तक लाने की जो एक्टिविटीज़ हैं और ला के स्टोर करना, उसकी डिलीवरी। ऑपरेशन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, मीन प्रोडक्शन कैसे होती है, कोई टेस्टिंग वगैरह होती है तो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं उन्हें स्टोर करना या उसकी कस्टमर तक डिलीवरी आप कैसे करते हो। मार्केटिंग कैसे कस्टमर को परसुएड करते हो यूजिंग 4 Ps, और आपका सेल का चैनल क्या है, आइदर ऑनलाइन सेल करते हो या फिर आउटलेट के थ्रू सेल करते हो। और सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज थी, कोई वारंटी देना, कोई रिपेयर, हेल्पफुलनेस प्रोवाइड करना, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्या ख्याल है? अगर ये मॉडल कवर किया हुआ है तो ये इजी 10 नंबर है, मुश्किल नहीं है। सो परफॉर्म पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। योर एनालिसिस शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू चेन। मीन पहले इनको एक एक लाइन में आपने डिफाइन भी करना है। एंड एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर दैट एलिमेंट, और आपने आइडेंटिफाई भी करना है कौन सी इनबाउंड लॉजिस्टिक है इसमें, कौन सी ऑपरेशन, कौन सी आउटबाउंड लॉजिस्टिक, कौन सी मार्केटिंग या सेल्स की बातें और कौन सी सर्विसेज की बातें। आए देखते हैं। सो रऊफ बावेजा, रऊफ इज द ओनर ऑफ अ चेन ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स नेम्ड कॉम्प्लेक्स
that sells computer parts and accessories throughout the city. So कंप्यूटर स्टोर का बिजनेस है रऊफ का, जो क्या करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स सेल करता है थ्रू आउट द सिटी. रऊफ स्टोर्स इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लार्ज होलसेल. रऊफ सोर्सेज मीन लेता है all its products from a large wholesale supplier situated in Sadr Karachi. The supplier has an outlet and online store where people can select and order the products. At the start of every week, Rauf visit the supplier's online store, select and order inventory for the rest of the week. तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात हो रही है कि एट स्टार्ट ऑफ एवरी वीक रऊफ क्या कर रहा है, ऑनलाइन सप्लायर की वेबसाइट से पार्ट्स जो है वो ऑर्डर कर रहा है. Upon receiving the payment for products and delivery charges, the supplier sends them directly to each Complus store according to the requirement received from the Rauf. और डिलीवरी भी कौन देता है, supplier himself to Complus stores. तो ये किसकी बात हुई है, इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात हुई है, परचेजिंग की बात हुई है, परचेजिंग के बाद हैंडलिंग या डिलीवरी की बात हुई है. All Complus stores follow a standardized layout. When the products reach the store, the staff places a price tag, stack and organize the product in standard fashion. ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, मीन आप क्या कर रहे हो, प्राइस टैग लगा रहे हो, स्टैक कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो ये ऑपरेशन का पार्ट है. The standard process makes it easy to transfer a well-trained staff member from one store to other. मीन वेल ट्रेंड स्टाफ के थ्रू आप प्रोडक्ट्स मूव करते हो एक स्टोर से दूसरे में, तो ये भी क्या है, ऑपरेशन का पार्ट है. मीन सेल से पहले क्या आप कर रहे हो. दे आल्सो मेक इट ईजी फॉर अ कस्टमर टू वॉक इन टू एनी कंप्लस स्टोर एंड लोकेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट वेयर दे विल ऑलवेज फाइंड अ वेल ट्रेंड स्टाफ रेडी टू हेल्प. और स्टाफ हर स्टोर में अवेलेबल है कस्टमर की हेल्प के लिए. कंप्लस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम. हाँ, अब इसमें देखिएगा कि कस्टमर आके खुद से स्टोर से डिलीवरी ले रहा है, जहाँ पे स्टाफ उसे हेल्प आउट कर रहा है, तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक है. और हर स्टोर में आपने जो है वो आइटम्स प्राइस टैग के बाद स्टोर किए हुए हैं, तो ये भी किसका पार्ट है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का. Complus has a strong marketing team that frequently runs social media campaign, SMS messages and TV adverts to इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट्स. तो ये किसकी बात हो रही है, मार्केटिंग मीन कस्टमर को आप इन्फॉर्म करते हो SMS के थ्रू, मीडिया कैंपेन के थ्रू, TV एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, मार्केटिंग. Complus has also an after sale customer helpline that assist customer with common queries and collect their feedback. तो आफ्टर सेल सर्विसेज मीन आप कस्टमर की हेल्प बैक के लिए क्या कर रहे हो, एक हेल्पलाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि कस्टमर अपनी क्यूरीज, अपने जो इश्यूज़ हैं, कोई हेल्प चाहिए तो वो आस्क कर सके आपसे. लेटली there have been mounting customer complaints of faulty products upon first use and Rauf is looking for ways to solve it. हाँ, ये कोई मसला भी है कि कस्टमर तक फॉल्टी गुड्स जा रही हैं, तो ये पांचों आइडेंटिफाई होते हैं. पहले पैराग्राफ से ये मिल गया, दूसरे पैराग्राफ से ये मिल गया, एंड पे ये भी मिल गया. कस्टमर जो है वो आके आपके डिफरेंट स्टोर्स में प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है और आपका स्टाफ उसे हेल्प करता है. मार्केटिंग की बातें पता चल गई, सर्विस भी पता चल गई. साथ उसने 3 नंबर के लिए एक पार्ट बी भी दिया हुआ है, वो क्या है, रिकमेंड अ वैल्यू एडिशन एक्टिविटी दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट. ये जो लास्ट में बात की, कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं फॉल्टी गुड्स की. सो रिकमेंड अ वैल्यू एडिशन एक्टिविटी दैट वुड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स. आल्सो एक्सप्लेन इट्स पोजीशंस इन पोर्टर्स प्राइमरी वैल्यू चेन. 3 नंबर के लिए आपने बताना है कि क्या वैल्यू एडिशन की जाए इन पांचों एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि कस्टमर की कंप्लेंट्स जो हैं वो कम की जा सके, और कौन सी प्राइमरी वैल्यू चेन को आपने चेंज करना है. मसला क्या आ रहा है, कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं फॉल्टी गुड्स की. तो फॉल्टी गुड्स यहाँ पे या यहाँ पे मसला आ रहा है, क्या ख्याल है. तो क्या होना चाहिए, फॉल्टी गुड्स कस्टमर तक ना जाएं, किसी तरह से रोकी जा सकती हैं. अगर कस्टमर को सेल करने से पहले गुड्स का प्रॉपर आप टेस्टिंग कर लें, क्या ख्याल है, उसका क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म कर लें, और जो लो क्वालिटी हैं या जो प्रॉपर्ली परफॉर्म करने वाली गुड्स नहीं हैं उनको साइड पे कर दें, उनको कस्टमर तक ट्रांसफ़र ही ना होने दें. तो एक क्वालिटी चेक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर कंप्लेंट को रोक सकते हैं.
अब ये क्वालिटी चेक कहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं? मेनली तो ये पार्ट कहाँ का है? ऑपरेशन का। क्या कहला है? या अगर आप कुछ चीज़ें बनी बनाई लेते हो तो आप सप्लायर के साथ भी ये निगोशिएट कर सकते हो कि क्वालिटी चेक परफॉर्म करके ओनली जो हाई क्वालिटी या प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं वही आप तक डिलीवर करे, ताकि वही आप प्राइस टैग लगा के कस्टमर को दो। ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्या करो, ऑपरेशन का पार्ट बना लो इसे। 3 नंबर के लिए आंसर देना था। क्या ख्याल है? मीन जितना बड़ा सिनेरियो था उतना ही पिक करना इजी था इसके अंदर से, और अगर ये मॉडल आपको आता है, कोई एक आध क्वेश्चन भी इवन इस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुश्किल नहीं था ये 14 मार्क्स लेना। जिससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन नंबर 5 भी था हमारे पास सेक्शन ए में, और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन था ये, जिसके अंदर उसने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो आपसे टेस्ट कर लिया। रिक्वायरमेंट ए है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। और 4 स्टेजेस आपको पता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस ही, तो आपने क्या करना है, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, इसकी स्टेज, मीन सिर्फ स्टेज आपने आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्ट ए की स्टेज पे है, बी, सी और डी। और ये मॉडल हमने हर स्टेज पे क्या क्या कॉस्ट जो है वो बेयर की जाती हैं उसके साथ पढ़ा हुआ है, बुक के अंदर प्रॉपर डिटेल है इसकी। खैर, सो बारगेंजा लिमिटेड BL मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंपनी को 4 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रेजेंटेड बिलो आर द मेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट। और ये कुछ कॉस्ट इनकर की गई हैं, तो आपने क्या करना है, लाइफ साइकिल स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। और 6 नंबर है, इसमें सिर्फ स्टेज का नाम देने का हाफ मार्क होगा, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है कि कैसे ये इस स्टेज पे है, 1 नंबर उसका होगा। मीन 1.5 मार्क्स फॉर ईच प्रोडक्ट, टोटल 6 मार्क्स। प्रोडक्ट ए, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहाँ पे आप जो है वो सेट करते हो और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो भी सेट कर रहे होते हो, तो ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। क्या ख्याल है? जहाँ पे आप प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर रहे होते हो, सेटअप कर रहे होते हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे होते हो कि मार्केट में हमें कहाँ पे कैसे लॉन्च करनी है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। पार्ट प्रोडक्ट बी, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल। विड्रॉल, कहाँ पे आप प्रोडक्ट विड्रॉ करते हो मार्केट से, जब मार्केट में से कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, तो ये कौन सी स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज है, जहाँ पे आप जो है वो विड्रॉल कॉस्ट बेयर कर रहे होते हो, जिस पे आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, क्यों प्रोडक्ट फौरी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप देख रहे होते हो कस्टमर अगर अफेक्ट होता है तो उसको समटाइम आप लॉस पे चलाने की कोशिश करते हो, ब्रेक इवन पे चलाने की कोशिश करते हो। प्रोडक्ट सी, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, इन्हेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आप कहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे होते हो कि ये जितना टाइम मार्केट में और रह सके उतना बेटर है। मैच्योरिटी की लास्ट स्टेज पे, जिसको हमने कहीं पे BCG में कैश काउ के साथ भी लिंक किया था। क्या ख्याल है? तो ये मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मीन प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने के लिए आप मैच्योरिटी स्टेज पे ये कॉस्ट बेयर करते हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्गर टाइम मार्केट में रह सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। एंड प्रोडक्ट डी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री आप कहाँ पे इंक्रीज कर रहे होते हो, जहाँ पे ग्रोथ होती है, मीन जहाँ पे नया नया कस्टमर मार्केट में ज़्यादा आ रहा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो वहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करते हो। क्यों? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करने से कस्टमर की डिमांड भी पूरी होगी, साथ ही इकॉनमीज ऑफ स्केल भी अचीव होंगी। सो प्रोडक्ट ए इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट बी जो है वो डिक्लाइन स्टेज है, प्रोडक्ट सी मैच्योरिटी स्टेज है, प्रोडक्ट डी कौन सी स्टेज है, ग्रोथ स्टेज। पार्ट बी कहता है, फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोवाइड वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दैट इज लाइकली इनकर्ड। और ये आपके पास बुक के अंदर एक चार्ट दिया गया है, हर स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, उस चार्ट में से ही एक एक कॉस्ट उसने दी है, और एक एक कॉस्ट आपने और बतानी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे और कौन सी कॉस्ट बेयर की जाती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बेयर करते हो। क्या कहला है? मशीनरी कॉस्ट है, प्लांट की कॉस्ट है। डिक्लाइन स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो डिक्लाइन स्टेज पे आप क्या करते हो, कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, विड्रॉल कॉस्ट के अलावा डिक्लाइन स्टेज पे और कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो डिक्लाइन स्टेज पे आप जो है वो क्या करते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोई डिस्काउंट की कॉस्ट आप बेयर करते हो, प्राइस में डिस्काउंट देने की कॉस्ट बेयर करते हो, ताकि जितना माल पड़ा एक दफ़ा बेचा जा सके, अदरवाइज लॉस हो जाएगा।
और मेच्योरिटी स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो मेच्योरिटी स्टेज पे आप कॉस्ट बेयर करते हो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने के लिए, कुछ कस्टमर को न्यू देने के लिए, मीन प्रोडक्ट को रिन्यूअल कॉस्ट आप बेयर करते हो ताकि थोड़ा रिन्यू किया जाए, इसकी साइज, इसकी शेप चेंज की जा सके। और ग्रोथ स्टेज पे आप कौन सी कॉस्ट बेयर करते हो, तो ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो, कोई नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की कॉस्ट बेयर करते हो, बिजनेस एक्सपेंशन की कॉस्ट बेयर करते हो, नए आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करने की कॉस्ट बेयर करते हो। ये रटा था पार्ट B1। पार्ट B2 क्या है, 4 नंबर के लिए, सुजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी BL में परस्यू। मीन BL कौन सी प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो हर स्टेज पे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए चूज करेगी, वो भी आपने बतानी है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है किसके साथ, डिफरेंट एजेंट्स के साथ, डिफरेंट इंटरमीडियरी के साथ, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की जा सके। कस्टमर को अट्रैक्ट करना की कॉस्ट आपको बेयर करनी है। कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। जब आप डिक्लाइन स्टेज पे हो तो आप कौन सी प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करोगे, तो डिक्लाइन स्टेज पे आप प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करोगे वो क्या होगी, मार्केट पेनिट्रेशन आप करोगे, डिस्काउंट्स जो है वो आप ज़्यादा दोगे, प्राइस रिडक्शन आप करोगे। मैच्योरिटी स्टेज पे आप कौन सी प्रमोशन कॉस्ट बेयर करोगे, तो मैच्योरिटी स्टेज पे आप क्या करोगे, प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करोगे टू अट्रैक्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मार्केट आगे डिक्लाइन में जा रही है, इसका मतलब नया कस्टमर नहीं आ रहा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दे रहे हो तो उसकी आप जो है प्रमोशन करोगे। और अगर आप प्रोडक्ट डी ग्रोथ स्टेज पे है तो इसी की प्रमोशन कैसे करोगे, ग्रोथ स्टेज पे अगर प्रोडक्ट तो ग्रोथ स्टेज पे है तो इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करोगे, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ जो है वो नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जो है वो खुद से खोलोगे, उन एरियाज़ को टारगेट करोगे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन कस्टमर है, तो उन एरियाज़ में जाके आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाओगे, न्यू मार्केट फाइंड करोगे, न्यू मार्केट जहाँ पे आप नहीं एग्जिस्ट करते, तो इससे भी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रमोट होगी, आपका नाम जो है वो बढ़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स के लिए, 13 मार्क्स के लिए, मीन वैल्यू चेन के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन और इधर 13 मार्क्स का क्वेश्चन।